कभी सोचा है कि कुछ शब्दों में कितनी जान होती है? मतलब वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारी दुनिया बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सही बात है। और एक ऐसा ही वाक्य है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और शायद महसूस भी किया होगा। लोग क्या कहेंगे। हाँ, और ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये एक एक पूरा सामाजिक सिंड्रोम है। एक ऐसा डर जो सपनों पर, इच्छाओं पर, और यहाँ तक कि हमारे मानसिक सुकून पर भी ताला लगा देता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि ये वाक्य और दूसरे नकारात्मक शब्द हमारे दिमाग पर, हमारे रिश्तों पर असर कैसे डालते हैं। और सबसे जरूरी बात कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। हाँ, क्या विज्ञान, मनोविज्ञान और दुनिया भर के जो दर्शन हैं, वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इनमें व्यक्तिगत कहानियां हैं, मनोवैज्ञानिक शोध हैं और न्यूरोसाइंस के लेख भी हैं। और कुछ दार्शनिक विचार भी है, मैंने सुना। हाँ, और कुछ बहुत गहरे दार्शनिक विचार भी। और ये सभी एक ही धागे से जुड़े हैं। ये समझने में हमारी मदद करते हैं कि कैसे बाहर की आवाजें हमारी अंदर की दुनिया को बनाती हैं और हम उस चक्र को तोड़ कैसे सकते हैं। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ये चुभन महसूस होती है। ये लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, ये असल में है क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सामाजिक चिंता का एक रूप है और इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरी हैं, जहां अक्सर व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा समुदाय की इज्जत को, सम्मान को तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण एक लेख में मिलता है। एक 20 साल की कॉलेज छात्रा की कहानी है। वो अंदर से बहुत परेशान है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। क्यों? उसे लगता है कि अगर उसने अपनी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में बात की तो लोग उसे पागल समझेंगे या कमजोर समझेंगे। अच्छा, मतलब मदद मांगने से पहले ही उसे इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे। उसे ये सिखाया गया है कि अपनी भावनाओं को, खासकर दर्द को, दुनिया के सामने लाना एक तरह की शर्मिंदगी है। ठीक यही। और ये सिर्फ समाज का दबाव नहीं है। अक्सर ये जख्म घर से ही मिलना शुरू होता है, जिसे हम भावनात्मक शोषण या इमोशनल अब्यूज कहते हैं। घर से? हाँ, एमडीपीआई की एक समीक्षा तो यहाँ तक कहती है कि भारतीय किशोरों के लिए भावनात्मक शोषण का पहला और सबसे आम अनुभव अक्सर उनके अपने परिवार में ही होता है। लेकिन इसे तो हाँ, फर्क ये है कि इसे अनुशासन या तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं का नाम दे दिया जाता है। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब जिस जगह को सबसे सुरक्षित होना चाहिए, वहीं से ये आवाजें आने लगती हैं। हाँ, द मूड स्पेस का एक लेख ऐसी ही कहानी बताता है। एक बहुत प्रतिभाशाली महिला जिसकी कला में जान थी, उसकी शादी होती है। उसके पति और ससुराल वाले लगातार उसकी कला का मजाक उड़ाते हैं। क्या कहकर? उसे कहते हैं कि तुम्हारी आवाज इतनी बुरी है कि बच्चे सुनकर रोने लगेंगे। ये तो बहुत क्रूर है। और इसका असर देखिए, धीरे धीरे उस महिला को भी यकीन होने लगता है कि वो सच में बेकार है। उसकी कला जो कभी उसकी पहचान थी, अब उसके लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाती है। बाहरी आवाजें उसकी भीतरी सच्चाई बन गई। बिल्कुल। और आज के युवाओं पर तो इसका असर और भी ज्यादा होता होगा, है ना? जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है। हाँ, दबाव बहुत ज्यादा है। मैंने एक शोध में पढ़ा था कि भारतीय विश्वविद्यालयों के लगभग 42% छात्रों में डिप्रेशन के हल्के से लेकर गंभीर लक्षण पाए गए थे। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। और ये इसलिए भी है क्योंकि उन्हें एक और गलत बात सिखाई जाती है कि मानसिक परेशानी तभी जायज है जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई हो, जैसे किसी अपने की मौत हो जाना। हाँ, जबकि रोजमर्रा का तनाव, अकेलापन और ये महसूस करना कि आप किसी लायक नहीं हैं, ये भी उतना ही गंभीर हो सकता है। ये पेरेंटल प्रोजेक्शन वाली बात भी काफी दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माता-पिता कई बार अपने अधूरे सपने या अपनी असुरक्षाएं बच्चों पर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बहुत भावुक है और अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करता है। हाँ। अब अगर उसके माता-पिता को अपनी भावनाओं को दबाना सिखाया गया हो, तो वो उस बच्चे को ड्रामा क्वीन या बहुत नौटंकी करता है का लेबल दे सकते हैं। और फिर बच्चा ये सोचने लगता है कि भावनाएं दिखाना ही गलत है, मतलब मुझ में ही कोई कमी है। ठीक यही होता है। वो लेबल एक आत्मसिद्ध भविष्यवाणी यानी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। बच्चा अनजाने में अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाता है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, ये सिर्फ बुरी बातें नहीं है, ये एक तरह का जख्म है। लेकिन ये जख्म हमें दिखता क्यों नहीं? मतलब दिमाग के स्तर पर होता क्या है जब हम ऐसे शब्द सुनते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। आखिर क्यों एक शब्द, एक वाक्य हमें इतनी गहरी तकलीफ दे सकता है?
विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? यहाँ पर आकर विज्ञान हमें एक चौंकाने वाली बात बताता है। तंत्रिका विज्ञान का शोध दिखाता है कि सामाजिक अस्वीकृति, मतलब जब कोई हमें रिजेक्ट करता है या हमारा अपमान करता है, तो हमारे दिमाग के उन्हीं हिस्सों में हलचल होती है जो शारीरिक दर्द महसूस होने पर सक्रिय होते हैं। बिल्कुल, खासतौर पर डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और एंटीरियर इंसुला। 1 मिनट, इसका मतलब जब कोई कहता है कि दिल टूट गया या उसकी बातों ने मुझे चुभन दी, तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। नहीं, ये सिर्फ मुहावरे नहीं हैं। दिमाग के लिए ये दर्द उतना ही असली है जितना हाथ पर चोट लगना। एकदम। दिमाग इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं करता। इसे सामाजिक दर्द कहते हैं। विकास के क्रम में हमारे पूर्वजों के लिए समूह से बाहर निकाल दिया जाना मौत के बराबर था। इसीलिए हमारे दिमाग ने सामाजिक स्वीकृति को जिंदा रहने के लिए एक जरूरी चीज मान लिया। उन शब्दों को एक लगातार मिलने वाले दर्दनाक सिग्नल के रूप में दर्ज किया होगा। हाँ, और हर बार जब उसे वो शब्द याद आते होंगे तो उसका दिमाग सचमुच को दर्द महसूस करता होगा। और इससे भी एक कदम आगे की बात होती है। जब ये बाहरी नकारात्मक आवाजें बार बार सुनाई जाती हैं तो वो हमारे अवचेतन में घर कर जाती हैं और एक आंतरिक आलोचक यानी इनर क्रिटिक का रूप ले लेती हैं। ये आंतरिक आलोचक क्या है? ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें लगातार हमारी कमियों की, हमारी गलतियों की याद दिलाती रहती है। ये वही आवाज है जो कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा सब गड़बड़ कर देते हो, तुम किसी लायक नहीं हो। और ये आवाज असल में हमारी होती भी नहीं है। नहीं, ये उन लोगों की होती है जिन्होंने हम पर लेबल लगाए थे, लेकिन अब हम खुद ही खुद को वो बातें सुनाने लगते हैं। मैंने एक गलती की और मैं एक गलती हूँ, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है ये आंतरिक आलोचक हमें दूसरी वाली बात पर यकीन दिला देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही वो दुष्चक्र है जिसमें इंसान फंस जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग शब्दों से इतना जख्मी हो सकता है तो क्या शब्दों और विचारों से उसे ठीक भी किया जा सकता है? ये एक उम्मीद की किरण है, और इसका जवाब है हाँ। अगर दिमाग इतना लचीला है कि वो नकारात्मक रास्ते बना सकता है, तो क्या वो सकारात्मक रास्ते भी बना सकता है? निश्चित रूप से। और यहीं पर मस्तिष्क की सबसे अद्भुत क्षमता सामने आती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, ये कोई जटिल शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग की नए अनुभवों के जवाब में खुद को बदलने की क्षमता। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। हम सचमुच में अपने विचारों से दिमाग के कनेक्शन को बदल सकते हैं। तो इसका पहला व्यावहारिक तरीका क्या हो सकता है? हमारी स्रोतों में संज्ञानात्मक पुनर्गठन का जिक्र है। ये सीबीटी की एक तकनीक है। ये काम कैसे करती है? ये बहुत सीधी और शक्तिशाली तकनीक है। इसमें 3 कदम होते हैं। पहला, अपने उस नकारात्मक विचार को पहचानो जो परेशान कर रहा है। ठीक है। दूसरा, एक जासूस की तरह उस विचार को चुनौती दो। क्या ये 100% सच है? इसका क्या सबूत है? और तीसरा, उसकी जगह एक ज्यादा संतुलित और यथार्थवादी विचार रखो। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, एक केस स्टडी है एक किशोरी की। उसके मन में एक गहरा विश्वास बैठ गया था कि अगर मैं क्लास में कुछ बोलूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये डर तो बहुत आम है। हाँ, और इस डर की वजह से वो हमेशा चुप रहती थी। थेरेपी में उसे अपने इस विचार को चुनौती देने के लिए कहा गया, क्या ये सच है कि हर कोई हमेशा मजाक उड़ाएगा? शायद नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने कुछ कहा हो और किसी ने तारीफ की हो? धीरे धीरे उसने अपने पुराने विचार को एक नए, ज्यादा संतुलित विचार से बदला। वो क्या था? हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाए, और अगर कोई करता भी है तो मैं उसे संभाल सकती हूँ। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ होगा। बहुत बड़ा। कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसने क्लास में बोलना शुरू कर दिया। यहाँ कोई जादू नहीं हुआ। उसने बस अपने दिमाग में एक नया, ज्यादा मददगार रास्ता बनाया और उसे बार बार इस्तेमाल करके मजबूत किया। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। कई लोगों को ये पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि, जैसे मैं सक्षम हूँ, ये सब सिर्फ खोखली बातें लगती हैं। क्या सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर कुछ दोहराने से सच में दिमाग बदल जाता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब हाँ है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए। ये सिर्फ शब्द दोहराने के बारे में नहीं है, ये उस भावना को महसूस करने के बारे में है। अच्छा। जब आप कहते हैं मैं सक्षम हूं और साथ में अपनी किसी पुरानी सफलता को याद करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक नया सबूत दे रहे होते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके उस सकारात्मक रास्ते को थोड़ा और पक्का कर रहे होते हैं। ये जिम जाने जैसा है,
है ना? हाँ, एक दिन में मसल्स नहीं बनती लेकिन लगातार कोशिश करने से बनती हैं। बिल्कुल। वाह, ये बात तो मनोविज्ञान से भी आगे जाकर दर्शन की दुनिया में ले जाती है। हमारे स्रोतों में जापानी कला किंत्सुगी का जिक्र है। ये क्या है? किंत्सुगी एक बेहद खूबसूरत कला और दर्शन है। इसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों जैसे कप या कटोरे को फेंका नहीं जाता, तो क्या करते हैं? बल्कि उन्हें सोने या चांदी के बुरादे से मिले लाह से जोड़ा जाता है। मतलब वो दरारों को छिपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें और उजागर करते हैं सोने से? ये तो हमारी सोच के बिल्कुल उलट है। हम तो अपनी दरारों को, अपनी कमियों को छिपाने में लगे रहते हैं। ठीक है, यही इसका दर्शन है। किंत्सुगी मानता है कि टूटने और फिर से जुड़ने के बाद वो चीज पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, मजबूत और अनमोल हो जाती है। वो दरारें अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी कहानी, उसका इतिहास बन जाती हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारे जख्म, हमारी असफलताएं शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि वे हमारी पहचान का एक सुंदर हिस्सा हैं। ये वाबी साबी के विचार जैसा है, जिसका मतलब है अपूर्णता में सौंदर्य खोजना। हाँ, और क्या आप जानती है, भारतीय दर्शन में भी इससे मिलता जुलता एक बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार मौजूद है। बताइए, ये सुनना दिलचस्प होगा। वेदांत दर्शन में एक महावाक्य है, तत् त्वम् असि। तत्त्वम असि? इसका अर्थ है वह तुम हो। इसका गहरा मतलब यह है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारी जो चेतना या आत्मा है, वो उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का ही हिस्सा है और उस असली स्वरूप पर किसी भी अपमान, किसी भी असफलता या किसी के दिए गए लेबल का कोई असर नहीं पड़ सकता। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, आप एक खुला आसमान हैं। ठीक है। और आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचार, ये लोग क्या कहेंगे का डर, ये सब बादल हैं। बादल आते हैं, गरजते हैं और चले जाते हैं। वो आसमान को कुछ देर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन उसे मैला नहीं कर सकते, है ना? उसे बदल नहीं सकते। हाँ, आसमान हमेशा वैसा ही शुद्ध और विशाल रहता है। बिल्कुल। तत्त्वम् असि हमें याद दिलाता है कि हम वो बादल नहीं, हाँ। हम वो आसमान हैं। मतलब हमारी असली कीमत समाज के दिए गए लेबलों या हमारी गलतियों से तय नहीं होती। वो तो बस गुजरते हुए बादल हैं। हाँ ये एक बहुत ही ताकतवर और सुकून देने वाला विचार है। हाँ, ये गहरी आत्मस्वीकृति का रास्ता है। ये हमें बताता है कि हमें खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने असली स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। तो हमने आज एक लंबा सफर तय किया। हाँ, हमने लोग क्या कहेंगे कि उस चुभन से अपनी यात्रा शुरू की, जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। फिर हमने इसके पीछे के विज्ञान को समझा कि कैसे सामाजिक दर्द हमारे दिमाग में एक असली शारीरिक दर्द की तरह महसूस होता है, और कैसे ये एक आंतरिक आलोचक को जन्म देता है। हम्म और फिर हमने उपचार और खुद को फिर से बनाने के शक्तिशाली रास्ते खोजे, संज्ञानात्मक पुनर्गठन जैसी मनोवैज्ञानिक तकनीकों से लेकर और किंत्सुगी और तत् त्वम् असि जैसे गहरे दार्शनिक विचारों तक, जो हमें सिखाते हैं कि हमारी दरारें खूबसूरत हैं और हमारा असली स्वरूप किसी भी लेवल से परे हैं। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बात साफ नजर आती है। उपचार का मतलब अतीत को मिटाना या परफेक्ट बन जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एकीकरण। किंत्सुगी दरारों को सोने से जोड़कर सुंदरता में एकीकृत करती है। तत्त्वम् असि व्यक्ति को उस अनंत ब्रह्मांड के साथ एकीकृत करता है। लक्ष्य दोषहीनता नहीं है, बल्कि संपूर्णता है। संपूर्णता। अपनी दरारों और अपनी खूबियों दोनों को अपनाना। और अंत में हमारे स्रोत एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है, और शायद यही सबसे जरूरी सवाल है। क्या हम सच में बेकार या असफल थे, या हमें सिर्फ शब्दों के माध्यम से ऐसा यकीन दिलाया गया था? सच्चाई ये है कि हमारी पहचान हमें दी नहीं जाती, हम उसे खुद बनाते हैं, हर दिन अपने विचारों और अपने शब्दों से। तो अब सवाल ये है कि अपनी नई कहानी लिखने के लिए आप पहला शब्द कौन सा चुनेंगे?